नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरें। आज जुनूबी मुंबई में वाक़ हज हाउस में मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर और डिप्टी लीडर राज्यसभा मुख्तार अब्बास नक़वी ने हज 2022 के मुताल्लिक़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुतला किया कि 1 नवंबर से दरखास्तों की उसूलियाबी के बाद से इन 25 दिनों में 20,000 दरखास्तें मिली हैं, जबकि हज मुकम्मल तौर पर डिजिटल हो चुका है। आइंदा हज के सिलसिले में ओहदेदारान से एक मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नक़वी ने मज़ीद कहा कि आज़मीन हज खुद ऑनलाइन दरखास्तें दे रहे हैं और वो भी मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मरतबा से मोबाइल ऐप पर भी दरखास्तों की सहूलत फराहम की गई है और इसका भरपूर फ़ायदा उठाया जा रहा है। मुल्क भर के वक्फ दफातर में भी दरखास्तें दी जा सकती हैं, जबकि इस हज सीज़न में मुल्क भर से सिर्फ 10 मकामात से हुज्जाज कराम फरीज़ हज के लिए रवाना होंगे। मरकज़ी वज़ीर ने कहा कि गुज़िश्ता 7 बरसों में हिंदुस्तान से हज सफ़र के इंतज़ामात में अहम असलाहात और सहूलियात की फराहमी से हज के अमल को बेहद आसान बना दिया गया। उन्होंने कहा कि इस अरसे में हज सब्सिडी ख़त्म करने, बग़ैर महरम के हज की पाबंदी हटाए जाने के साथ साथ हज को मुकम्मल तौर पर डिजिटल करने जैसे असलाहात से ईज़ ऑफ डूइंग हज को क़ुव्वत हासिल हुई। उन्होंने इस मौके पर इस बात पर फ़ख्र का इजहार किया कि इंडोनेशिया के बाद हिंदुस्तान दुनिया का दूसरा वाहिद मुल्क है जहां से तकरीबन सबसे ज़्यादा तादाद में यहाँ से आज़मीन हज रवाना होंगे। वाज़ेह है कि कोरोना वबा की वजह से 2 साल से सऊदी अरब ने बैरूनी ममालिक के हुज्जाज इकराम पर पाबंदी आयद की हुई है, लेकिन हज 2022 से हज हस्बे मामूल होने के इम्कानात हैं। इसके पेश नज़र हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2022 की तफसील पेश की और वज़ीर मौसूफ ने उम्मीद ज़ाहिर की कि माजी की तरह इस मरतबा भी हज पुरअमन और बेहतर अंदाज में तकमील को पहुँचेगा। उत्तर प्रदेश असम्बली इंतखाबात से कबल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुसलसिल उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे हैं और सौगातें पेश कर रहे हैं। पूर्वांचल और बुंदेलखंड में कई अहम ऐलान करने के बाद वज़ीर आज़म मोदी जुमेरात के रोज़ मगरबी उत्तर प्रदेश में ज़िले गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा के जीवर पहुँचे, जहाँ उन्होंने रियासत के 5वें बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे का संग बुनियाद रखा। नोएडा का ये ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट हिंदुस्तान का पहला आलूदगी से पाक एयरपोर्ट होगा। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मरम्मत, देखभाल और तैयारों की नकलो हमल का सबसे बड़ा मरकज़ होगा। देश के सबसे कनेक्टेड क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है। यहां पश्चिमी यूपी में भी लाखों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। रैपिड रेल कॉरिडोर हो, एक्सप्रेस वे हो, मेट्रो कनेक्टिविटी हो, पूर्वी और पश्चिमी समंदर से यूपी को जोड़ने वाले डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो, ये आधुनिक होते उत्तर प्रदेश की नई पहचान बन रहे हैं। आजादी के इतने सालों तक तो उत्तर प्रदेश को ताने सुनने के लिए मजबूर कर दिया गया था। कभी गरीबी के ताने, कभी जात पात की राजनीति के ताने, कभी हजारों करोड़ रुपयों के घोटालों के ताने, कभी खराब सड़कों के ताने, कभी उद्योगों के अभाव के ताने, कभी ठप पड़े विकास के ताने, कभी अपराधी माफिया और राजनीति के गठजोड़ के ताने। यूपी के कोटि कोटि सामर्थ्यवान लोगों का यही सवाल था कि क्या वाकई कभी यूपी की एक सकारात्मक छवि बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी। भाइयों बहनों, पहले की सरकारों ने जिस उत्तर प्रदेश को अब उत्तर प्रदेश
मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज साबिका हुकूमतों पर शुमाल मशरक़ी हिंदुस्तान की तरक्की को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि मोदी हुकूमत ने गुज़िश्ता 7 बरसों में इस इलाके की तरक्की पर तवज्जो मरकूज़ की है और अब उसकी ज़रूरत है तब्दीली के लिए हवा देखी जा सकती है। जुमेरात को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 75वें सालाना इजलास में इंडिया एम्पावरिंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया के मौजू पर बात करते हुए अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में भी कामयाबियां हासिल की हैं। वज़ीर आज़म के उम्मीदवार बनने के तौर पर उन्होंने हिंदुस्तान की तरक्की के साथ साथ शुमाल मशरिक़ की तरक्की के लिए अपने विजन का इश्तिराक किया। प्रधानमंत्री जी का एक स्वप्न है आत्मनिर्भर भारत का। हम आजादी के अमृत महोत्सव में खड़े हैं। यहां से आजादी के 100 साल मतलब शताब्दी मनाने जाएंगे। जो लोग भी होंगे उनके लिए हमें रास्ता तैयार करना है और ये अमृत महोत्सव में संकल्प का भी वर्ष है कि हम देश को जब शताब्दी मनाएंगे तब कहां ले जाकर खड़ा करेंगे और देश को अगर उसका संपूर्ण विकास करना है तो देश के हर क्षेत्र के अंदर सम विकास होना चाहिए। मैं ये बात समझता हूं कि पूंजी लगाना बहुत बड़ी बात होती है, पूंजी भावनाओं से नहीं लगती है, मगर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पूंजी लगाने के लिए जिस प्रकार का एटमॉस्फेयर बनाने की जरूरत है वो 7 साल से हम बना रहे हैं और अब हम बना चुके हैं। अगर अब आप नॉर्थ ईस्ट में जाते हो तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पूंजी लगाने के सारे पैरामीटर से बाकी के देश के हिस्सों की तरह ही वो फुलफिल करता है, मगर जरूरत है हमारी नजर वहां जाने की। और आज मैं जिन लोगों से बात कर रहा हूं मुझे मालूम है वो बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर है देश की इकोनॉमी में। एक बार आप नॉर्थ ईस्ट को अलग दृष्टि से देखिए, वहां आए हुए बदलाव को जानिए। आपकी कंपनियों में से कुछ लोगों को वहां बेचकर आए हुए बदलाव को जमीन पर कितना उतरा है उसको चेक भी कर लीजिए। परंतु मैं मानता हूं कि अब समय आ गया है नॉर्थ ईस्ट के अंदर इन्वेस्ट करने का, नॉर्थ ईस्ट को एम्पावर करने का। नॉर्थ ईस्ट सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश के सनती शहर कानपुर को मुख्तलिफ शोबों में शोहरत दिलाने हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के किरदार को अहम करार देते हुए कहा कि इस तरह के इदारे किसी भी शहर की चौतरफा तरक्की के जामिन होते हैं। सदर जमहूरिया ने जुमेरात को कानपुर में अपने 2 रोज़ा दौरे के आखिरी दिन HBTU के क़याम के 7 साला तकारीब से खिताब करते हुए ये बात कही। इस मौके पर उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल भी मौजूद थी। इससे पहले सदर जमहूरिया ने मशाल रोशन करके इदारे की 7 साला तकारीब का आगाज़ किया। इस दौरान उन्होंने एक डाक टिकट और 100 रुपये के यादगारी सिक्के का इजरा भी अमल में लाया। और मानव संसाधन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऑयल टेक्नोलॉजी, पेंट टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी तथा फूड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में किए गए योगदान के कारण भी इस विश्वविद्यालय की एक अलग पहचान रही है। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के अन्य क्षेत्रों में भी यहाँ के विद्यार्थियों ने सफलता के प्रभावशाली कीर्तिमान स्थापित किए हैं। वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आपके संस्थान को विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। मुझे विश्वास है कि इस परिवर्तन का प्रभावी उपयोग करते हुए यहाँ गुणवत्तापरक और उपयोगी अनुसंधान पर और अधिक बल दिया जाएगा। साथ ही शिक्षण के स्तर में भी और अधिक सुधार होगा। आप सबका यह सौभाग्य है कि स्वयं एक प्रभावी शिक्षिका जो रह चुकी हैं एवं प्रखर शिक्षाविद हैं, राज्यपाल महोदया वो आपके विश्वविद्यालय की चांसलर भी हैं और उनका आप सबको मार्गदर्शन बराबर मिलता रहता है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कार्य रूप देने के लिए HBTU में समुचित प्रयास किए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति द्वारा ऐसी उच्चतर शिक्षा की व्यवस्था की जानी है जो परंपरा से पोषण प्राप्त करती हो और अपने दृष्टिकोण में आधुनिक व भविष्य उन्मुख भी हो। नई शिक्षा नीति में त्रिभाषा सूत्र की संस्तुति की गई है। इससे विद्यार्थियों में सृजनात्मक क्षमता विकसित होगी
तथा भारतीय भाषाओं की ताकत और बढ़ेगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सोच के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वैज्ञानिक व तकनीकी शिक्षा तथा शोध को भारतीय भाषाओं से जोड़ने की संस्तुति की गई है। मुझे विश्वास है कि आप सब इस शिक्षा नीति के सभी प्रमुख आयामों को लागू करेंगे और मानव संसाधन की आबदोज INS वेला को जुमेरात को हिंदुस्तानी बहरिया के सरबराह एडमिरल करमबीर सिंह की मौजूदगी में बहरिया में शामिल किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए परमबीर सिंह ने कहा कि INS वेला की शमूलियत से बहरिया की ताकत में इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी बहरिया क्लोरी क्लास आबदोज प्रोजेक्ट 75 के तहत कुल 6 आबदोज को शामिल करना है और INS वेला को सर्विस में शामिल किया गया है। ये इस क्लास की चौथी आबदोज है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के ख्वाब को आगे बढ़ाने के लिए इस आबदोज में देसी बेड़ी और जदीद मौसलाती निज़ाम नस्ब किया गया है। इससे पहले जंगी जहाज़ INS विशाखापट्टनम को 21 नवंबर को बहरिया में शामिल किया गया था। ये तबाहकुन मिसाइलों से लैस है। INS वेला 221 फीट लंबी, 40 फीट ऊंचा और 1565 टन वजनी है। यह आबदोज खुसूसी स्टील से बनी है। Ladies and gentlemen, the color ceremony will start now. मरकजी हुकूमत एनर्जी सेक्टर में बड़ा बदलाव लाने जा रही है। नए बिजली बिल का ड्राफ्ट फाइनल कर लिया गया है। यह 29 नवंबर से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के विंटर सेशन में पेश किया जाएगा। इससे मुल्क के करोड़ों बिजली के कंज्यूमर्स सीधे मुतासिर होंगे। इसमें पहला बड़ा बदलाव यह है कि हुकूमत अब बिजली कंपनियों को सब्सिडी नहीं देगी, बल्कि ग्राहकों के खातों में पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा, जैसे कि रसोई गैस सब्सिडी दी जाती है। दूसरी जानिब बिजली कंपनियां ग्राहकों से पूरा बिल वसूल करेंगी, यानी ग्राहकों को बिजली पूरी कीमत पर ही मिलेगी। फिर स्लैब के हिसाब से हुकूमत ग्राहकों के खातों में सब्सिडी ट्रांसफ़र करेगी। इसका सबसे बड़ा असर ये होगा कि मुफ्त बिजली के दिन ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी हुकूमत मुफ्त बिजली नहीं दे सकेगी, हालांकि वो ग्राहकों को सब्सिडी दे सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि हुकूमत सिर्फ ज़रूरतमंदों को ही सब्सिडी जारी रखे, जैसा कि रसोई गैस के मामले में हो रहा है, जबकि अभी मुल्क भर में स्लैब के हिसाब से सभी बिजली के कंज्यूमर्स को सब्सिडी का लाभ मिलता है, फ़ायदा मिलता है। नए कानून से बिजली कंपनियों की इनपुट कॉस्ट के बुनियाद पर कंज्यूमर से बिल वसूल करने की उन्हें छूट मिलेगी। अभी बिजली प्रोडक्शन कंपनियों की लागत ग्राहकों से वसूल किए जाने वाले बिल से 47 रुपये फ़ी यूनिट ज़्यादा है। इसकी भरपाई कंपनियां सब्सिडी से करती हैं। अभी तक ये इंतज़ाम है कि रियासती हुकूमतें डिस्ट्रीब्यूटर बिजली कंपनियों को एडवांस सब्सिडी देती हैं। इस सब्सिडी के हिसाब से ही बिजली की रेट्स तय की जाती हैं। फेसबुक, ट्विटर जैसी सोशल मीडिया का हिंदुस्तानी यूज़र्स के डेटा को गलत तरीके से इस्तेमाल करने की खबर आए दिन आती रहती है। इसी को देखते हुए इंडियन पार्लियामेंट्री पैनल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की देखरेख और उनके मनमाने रवैये को रोकने के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी बनाने की सिफारिश की है। साथ ही इन खवानीन को तोड़ने वाली कंपनियों पर 4% का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। हाई लेवल कमेटी ने 2019 में पेश किए गए पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को देखते हुए रेगुलेटरी बॉडी बनाने की बात कही। इससे गूगल और अमेजॉन इंक जैसी कंपनियां जो डेटा स्टोर करती हैं उसे पूरी तरह से रोकने में मदद मिलेगी। इस कमेटी का कहना है कि जिस तरह इंडियन प्रेस को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है, उसी तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी बननी चाहिए। पैनल के हेड भारतीय जनता पार्टी के वजीर
पीपी चौधरी ने कहा कि रिपोर्ट की सिफारिशें 29 नवंबर से चलने वाले पार्लियामेंट सेशन में पेश की जाएंगी। इस बिल में दिए गए खवानीन नहीं मानने पर सोशल मीडिया कंपनियों के ग्लोबल कमाई का 4% तक के जुर्माना लगाने का प्रोविजन हो सकता है। नॉर्थ ईस्ट की रियासत मेघालय में कांग्रेस के तृणमूल कांग्रेस ने बड़ा झटका दिया है। यहां साबिक वजीर आला मुकुल संगमा समेत पार्टी के 12 एमएलएज ने जुमेरात के रोज टीएमसी का दामन थाम लिया। रियासत में कांग्रेस के 17 एमएलएज चुने गए थे। मेघालय में बिना इंतखाब लड़े ही टीएमसी अब मेन अपोजिशन पार्टी बन गई है। चूंकि पार्टी के 2/3 से ज़्यादा एमएलएज ने पाला बदला है, ऐसे में उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। माना जा रहा है कि विंसेंट एच पाला को मेघालय प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सरबराह बनाए जाने के बाद से संगमा नाराज चल रहे थे। जराये के मुताबिक मुकुल संगमा ने तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बैनर्जी से सितंबर में मुलाकात की थी। इसके बाद ही नॉर्थ ईस्ट की इस रियासत में कांग्रेस को बड़ा नुकसान होने की अटकलें लगाई जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को त्रिपुरा म्युनिसिपल इंतखाबात के लिए तमाम पोलिंग और गिनती मराकज़ पर मुनासिब तादाद में मरकजी नीम फौजी दस्तों की तैनाती का हुक्म दिया। रियासत में आज बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं। इसके लिए 770 पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे। वोटों की गिनती 28 नवंबर को होगी। जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रमनाथ ने रियासत में अमन व अमान की खराब सूरत हाल का इल्ज़ाम लगाने वाली एक पिटीशन की समाअत करते हुए रियासत के दाखिला सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और रियासती इलेक्शन कमीशन को आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात कराने के हवाले से मुनासिब मरकजी फोर्सेस की तैनाती को यकीनी बनाने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा हुकूमत से कहा कि वो फौरी तौर पर जायजा ले और मरकजी वजारत दाखिला के मुतालिक हुक्काम से रुजू करे ताकि मुनासिब हिफाजती इंतजाम किए जा सके। समीर वानखेड़े के वालिद ज्ञानदेव वानखेड़े की जानिब से दायर 1,25,00,000 यानी 1.25 करोड़ के मानहानि केस में आज नया मोड़ आ गया। माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर नवाब मलिक के वकील ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक अंडरटेकिंग दायर की और ये वाजे किया कि मामले की अगली सुनवाई यानी 9 दिसंबर तक मलिक एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के अफराद ख़ानदान को लेकर कोई ट्वीट या सोशल मीडिया में कोई भी पोस्ट नहीं लिखेंगे। अदालत में मलिक की जानिब से ये भी कहा गया कि मामले की अगली सुनवाई तक वानखेड़े के ख़ानदान के खिलाफ कोई भी पब्लिक स्टेटमेंट भी नहीं दिया जाएगा। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े और उनके वालिद ज्ञानदेव वानखेड़े की ज़ात, उनके कास्ट सर्टिफिकेट पर सवाल उठाते हुए पूरे ख़ानदान पर कई संगीन इल्ज़ाम लगाए, जिसके बाद से वानखेड़े के वालिद ने मलिक की बयानबाजी पर रोक लगाने के लिए अदालत का रुख किया था। उन्होंने अपने ख़ानदान के बारे में मीडिया और सोशल मीडिया रिपोर्टों पर भी पाबंदी लगाने की मांग की थी। हालांकि एक तरफ मलिक के वकील अदालत में ये एफिडेविट दायर कर रहे थे, वहीं दूसरी जानिब नवाब मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फिर से वानखेड़े और उनके ख़ानदान के खिलाफ फर्जीवाड़े का इल्ज़ाम लगा रहे थे। मलिक ने ताज़ा इल्ज़ाम में समीर वानखेड़े की मां के डेथ सर्टिफिकेट को लेकर लगाया। मलिक ने ताज़ा इल्ज़ाम में कहा कि समीर वानखेड़े की मां के डेथ सर्टिफिकेट, उन्होंने समीर वानखेड़े की मां का नाम कहा कि जाहिदा था। उनके डेथ सर्टिफिकेट को उन्होंने पब्लिक डोमेन में शेयर किया। मलिक के मुताबिक जाहिदा को ओशीवारा के कब्रिस्तान में दफनाया गया था। उन्हें दफनाने के बाद वहां से जारी एक सर्टिफिकेट में उनका मज़हब मुस्लिम लिखा गया। हालांकि बीएमसी ने जो उनका डेथ सर्टिफिकेट जारी किया था उसमें उनका मज़हब हिंदू लिखा। मलिक के मुताबिक पहले सर्टिफिकेट में समीर वानखेड़े की मां का मज़हब हिंदू लिखा गया और दूसरे में जाहिदा का मज़हब मुस्लिम लिखा गया। मलिक ने जो सर्टिफिकेट जारी किया इसमें लिखा गया कि जाहिदा की मौत 16 अप्रैल 2015 को हुई थी। इसके बाद पहला सर्टिफिकेट 16 अप्रैल 2015 को बनवाया गया जिसमें जाहिदा का मज़हब मुस्लिम लिखा गया। दूसरा सर्टिफिकेट 17 अप्रैल 2015 को बनाया गया, इसमें उनका मज़हब हिंदू लिखा गया था। महाराष्ट्र पुलिस के रिटायर्ड एसीपी शमशेर खान पठान ने मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह पर संगीन इल्ज़ाम लगाए। पठान ने परमबीर पर 26/11 के सबसे बड़े गुनहगार अजमल आमिर कसाब की मदद करने का इल्ज़ाम लगाया। उनका कहना है कि कसाब के पास से मिले फ़ोन को परमबीर ने अपने पास रख लिया था और उसे कभी जांच ओहदेदारों को नहीं सौंपा। ये वही फ़ोन था जिससे कसाब पाकिस्तान से ऑर्डर्स लिया करता था। यही नहीं, उन्होंने परमबीर पर कसाब के साथ आए कुछ दीगर दहशतगर्दों और उनके हैंडलर्स की मदद करने और सबूत मिटाने के भी संगीन इल्ज़ाम लगाए। पठान ने 4 पेजेस की एक शिकायत मुंबई के मौजूदा पुलिस कमिश्नर को भेजी है।
कौमी राजधानी दिल्ली के आर.के. पुरम के एकता विहार में जहरीली गैस फैलने से लोगों की आंखों में अचानक जलन महसूस होने लगी, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। इत्तला मौसूल होने पर फौरी तौर पर पुलिस ने 5 लोगों को अस्पताल पहुंचाया। जिला मजिस्ट्रेट ने भी मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। एम्बुलेंस भी मौके पर रवाना की गई। पुलिस के मुताबिक हालात फिलहाल काबू में हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जहरीली गैस के अखराज का यह वाकया चारशंबे की शब तकरीबन 9 बजे पेश आया। मकामी लोगों ने कहा कि एकता विहार के पास सीआरपीएफ कैंप या एनएसजी कैंप से जहरीली गैस खारिज की गई थी, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी फैल गई। लोगों ने आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत की शिकायत की। यहाँ तक कि कई लोग बेहोश भी हो गए। गैस से मुतासिर हो रहे लोग सड़कों की जानिब दौड़ पड़े। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। इत्तला मौसूल होने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सीआरपीएफ और एनएसजी कैंप में जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही इस मामले पर कोई मालूमात फराहम की जाएगी। आम आदमी पार्टी के कायद राघव चड्ढा की सरबराही वाली दिल्ली असेंबली की एक कमेटी ने एक्ट्रेस कंगना रनावत को समन भेजा है। कंगना को 6 दिसंबर को दोपहर 12 बजे इस कमेटी के सामने पेश होने के लिए कहा गया। कंगना की जानिब से सिख समाज पर की गए रिमार्क्स को लेकर यह समन जारी किया गया। कंगना ने एक पोस्ट में लिखा था कि हो सकता है कि आज खालिस्तानी दहशतगर्दों की वजह से हुकूमत के हाथ बन गए, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि खातून वज़ीर आज़म ने इनको अपनी जूती के नीचे कुचल दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस कायद सलमान खुर्शीद की किताब पर बैन लगाने वाली मांग करते हुए दाखिल पिटीशन खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि अगर किताब से जज्बात मुतासिर होते हैं तो लोग इससे बेहतर किताब पढ़ सकते हैं। पिटीशन में कोर्ट से किताब के प्रोडक्शन, पब्लिकेशन, सेल और इसके ख़रीदो फरोख्त पर पाबंदी लगाने की मांग की गई थी। खुर्शीद की किताब सनराइज़ ओवर अयोध्या को लेकर बहुत दिनों से तनाज़ा चल रहा है। इस किताब में खुर्शीद ने हिंदुत्व का तकाबुल आईसिस से किया था। पिटिशनर ने कोर्ट से कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के नाम पर लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। किताब आर्टिकल 19 और 21 के तहत दिए गए बुनियादी हुकूक का वायलेशन करती है। कोर्ट ने पिटिशनर से कहा कि आप लोगों से इस किताब को ख़रीदने से क्यों नहीं मना करते, आप उन्हें बताइए कि ये किताब सही नहीं है, इसे ना पढ़ें। पिटिशनर ने कोर्ट से कहा कि किताब की वजह से मुल्क में मजहबी फ़िरका वाराना दंगे भड़क सकते हैं। इस पर कोर्ट ने पूछा कि क्या किताब में लिखी गई बात की वजह से मुल्क में कोई एक फ़िरका वाराना वाक़या हुआ है? दंगे होने की बात करना महज एक अंदेशा है। अब नज़र डालते हैं कोरोना से जुड़े आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में कोरोना के 7,20,516 नए मामला दर्ज हुए। इसी दौरान 8,823 अफराद की मौत हुई। इस इजाफे के बाद दुनिया भर में कोरोना से मुतासरीन का मजमूई आंकड़ा 26 करोड़ के पार पहुंच गया, जबकि अमवात की तादाद भी लगभग 52 लाख करोड़ है और आज यह आंकड़ा 51,96,413 तक पहुंच चुका है। दुनिया भर में अब भी 1,97,43,190 अफराद का इलाज जारी है। हिंदुस्तान में जानलेवा आलमी वबा कोरोना वायरस के केसेस की कमी के दरमियान जुमेरात को 9,000 से ज़ायद नए मरीज रिपोर्ट हुए। इस दौरान वबा से सेहतियाब होने वालों की तादाद 10,000 से ज़ायद हो गई। चारशंबे की आधी रात तक मुल्क में कोरोना वायरस के 9,119 नए केसेस दर्ज हुए। इसके साथ ही मुल्क में मुतासर अफराद की तादाद 3,45,44,882 हो गई। इस दौरान 90,27,638 अफराद को कोरोना से बचाव के टीके लगाए गए और अब तक 1,19,38,44,741 अफराद को टीके लगाए जा चुके हैं। जुमेरात की सुबह मरकज़ी वजारत सेहत की तरफ से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता रोज़ 10,264 मरीज सेहतियाब हुए हैं और इसके साथ ही इस वबा को शिकस्त देने वालों की तादाद बढ़कर 3,39,67,962 हो गई। कोरोना के एक्टिव केसेस 1,541 से घटकर 1,09,940 रह गए। इसी अरसे में 396 मरीजों की मौत के बाद हलाकतों की तादाद 4,66,980 हो गई। मुल्क भर में कोरोना इन्फेक्शन के मामले कम होने के बाद फिर बढ़ने शुरू हो गए हैं। पिछले 9 दिनों का डेटा देखें तो मोर्टेलिटी रेट यानी अमवात की शरह में 121% तक की बढ़ोतरी हुई। 15 नवंबर को मुल्क भर में 197 कोरोना मुतासरीन की मौत हुई थी, तो वहीं 23 नवंबर को बढ़कर 437 तक पहुंच गई। कोरोना की तीसरी लहर के अंदेशों के बीच मरकजी हुकूमत को भी
इन अंदेशों ने अलर्ट कर दिया है। वजारत सेहत ने जुमेरात के रोज़ 13 रियासतों को चिट्ठी लिखकर कोरोना टेस्टिंग की घटती तादाद पर तशवीश जाहिर की। वहीं कर्नाटका के धारवाड़ के एसडीएम मेडिकल कॉलेज में 66 स्टूडेंट्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सभी फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं। 400 तुलबा वाले इस कॉलेज की बिल्डिंग के साथ ही 2 हॉस्टल भी सील कर दिए गए हैं। 300 तुलबा की कोरोना रिपोर्ट आ चुकी है, 100 की रिपोर्ट आना बाकी है। अब बात क्रिकेट की। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच कानपुर में खेले जा रहे पहले टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 258 रन रहा। मैच की शुरुआत हिंदुस्तान के टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने के साथ हुई। दिन के खत्म होने तक श्रेयस अय्यर 136 गेंदों पर 75 और रविंद्र जडेजा 100 गेंदों पर 50 के स्कोर पर नॉट आउट हैं। बता दें कि अय्यर ने इस मुकाबले में टेस्ट डेब्यू किया है। मैच का स्कोर, अगर हम पूरे मैच की बात करें तो टीम इंडिया ने अपने पहले 4 विकेट 145 के स्कोर पर गंवा दिए थे, लेकिन इसके बाद 5वें विकेट के लिए श्रेयस अय्यर और रविंद्र जडेजा ने 208 गेंदों पर 113 रन जोड़कर टीम इंडिया की पारी को संभाल लिया। दोनों खिलाड़ियों ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को विकेट लेने का कोई मौका नहीं दिया और समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते नजर आए। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अहमद नसीर अल रईसी इंटरपोल के नए चीफ होंगे। वो इस ओहदे पर 4 साल रहेंगे। जुमेरात को तुर्की के इस्तांबुल में हुई इंटरपोल के 140 रुकनी मुल्कों की मीटिंग में नसीर को इंटरपोल प्रेसिडेंट चुना गया। उन्होंने चेक रिपब्लिक के कर्नल सैकरा हरवनके को हराया। सऊदी वजारत दाखिला और वजारत इंसानी वसाइल व समाजी तरक्की ने 3 माह की बुनियाद पर तारिकीन वतन को अकामे की फराहमी के नए कवानीन का इतलाक शुरू कर दिया है। नए कवानीन के तहत रेसिडेंसी परमिट यानी अकामे की तोसी में कम से कम इजाफा 3 माह के लिए किया जाएगा। सऊदी अरब की सरकारी एजेंसी सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक इस इकदाम का इतलाक कौमी इंफॉर्मेशन सेंटर की डेटा और मसनूई जहानत अथॉरिटी के ताउन से किया गया है। यह अमर काबीना की जानिब से किए जाने वाले फैसले की रोशनी में मुकम्मल किया गया। स्वीडन की पहली खातून वज़ीर आज़म मैगडेलेना एंडरसन ने चुने जाने के 12 घंटे के अंदर ही इस्तीफा दे दिया। एंडरसन ने 3 पार्टियों के साथ एक अलायंस बनाकर हुकूमत बनाई थी। इनमें ग्रीन पार्टी और सेंटर पार्टी ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया। एंडरसन को उम्मीद है कि हुकूमत में अकेली बच्ची पार्टी होने की वजह से उन्हें फिर से वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। मुल्क की वज़ीर फाइनेंस रह चुकी एंडरसन इस महीने की शुरुआत में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडर चुनी गई थी। स्वीडन की पार्लियामेंट ने 4 शुम्बे को एंडरसन को मुल्क की पहली खातून वज़ीर आज़म के तौर पर मंजूरी दी थी। फ्रांस से बरतानिया जाने की कोशिश के दौरान तारिकीन वतन कश्ती डूबने के वाक़े में हलाकतों की तादाद 27 हो गई, जबकि 26 तारिकीन वतन को बचा लिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तारिकीन वतन की कश्ती को हादसा क्लाइस की शुमाली बंदरगाह के साहिल पर पेश आया। तारिकीन वतन की कश्ती 4 शुम्बे के रोज़ फ्रांस से इंग्लैंड जाने वाले इंग्लिश चैनल को उबूर करते हुए हादसे का शिकार हुई। फ्रांसीसी जहाज़ ने पानी में बेहोश अफराद और लाशों को तैरते देखा, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई का आगाज़ किया। मुकामी हुक्काम ने बताया कि तलाश में हिस्सा लेने के लिए 3 हेलीकॉप्टर्स और 3 कश्तियों को तैनात किया गया। फ्रांसीसी वजारत दाखिला ने एक बयान में कहा कि फ्रांसीसी गश्ती जहाज़ ने पानी में बेहोश अफराद और लाशों को तैरता देखा, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई का आगाज़ किया। साउथ कोरियाई वेब सीरीज स्क्विड गेम को दुनिया भर में ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी मिली है। ये ड्रामा सीरीज खूब देखी जा रही है और जमकर तारीफें बटोर रही है। वहीं नॉर्थ कोरिया ने इस सीरीज पर बैन लगा दिया। किम जोंग उन हुकूमत का कहना है कि इसमें साउथ कोरिया की जो मईशत है उसको बढ़ावा दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक नेटफ्लिक्स की सीरीज स्क्विड गेम की स्मगलिंग करने के इल्ज़ाम में एक शख्स को गोली मार दी गई। यह शख्स चीन से पेन ड्राइव के ज़रिए इस शो को साथ लेकर कोरिया आया था, जिसे हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया गया था। जिन तुलबा ने यह शो देखा उन्हें भी सज़ा सुनाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक एक तालिब इल्म को उम्र कैद की सज़ा हुई और दूसरों को 5 साल के लिए जेल भेज दिया गया। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।